नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है ना, कल की कहानी यानी एक रात के काम के बदले में लखपति बनने जा रहा था, उसका ये दूसरा भाग है। एपिसोड नंबर 1154 का ये दूसरा भाग है। अगर आपने इस कहानी को अभी तक देखा नहीं है तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इस कहानी में। तो देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सतीश की। सतीश मामा के घर पर रहते थे। उनके माँ बाप थे नहीं, मामा ही उनको अब एक तरह से बड़ा किया था। लेकिन एक उम्र में आकर के सतीश के साथ में अब सही नहीं कर रहे। सतीश को कहते हैं कि भाई अब देखो, यहाँ तो मुफ्त की राशन मिलती नहीं है, जितना हम अब तुम्हें करना चाहते थे कर चुके, हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारे भी परिवार है, तो पैसा ले आओ तो हमारे घर में रहो। मतलब वो अपने खाने पीने का पैसा अब मांगते थे। और सतीश जो थे ना, पहले होटल में काम किया, ना जाने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम किए और काम करते हुए बड़े हो गए। अभी एक ठेकेदार के पास में मुंशी के काम कर रहे थे और तब ये घटना इनके साथ में घटी थी। वहाँ पर दारू के ठेके पर जाते हैं, उनके पास दारू की बोतल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और तब वो गाड़ी आती है साहब की। ड्राइवर उनको बुलाता है कि चलो भाई, यहाँ क्यों अब मरे जा रहे हो देसी दारू के लिए, चलो हमारे पास तो विदेशी दारू है, दिल खोल करके दारू पीना, चलो साहब बुला रहे हैं। सतीश बड़ा खुश हो जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, वहाँ साहब मिलते हैं और इसके बाद ये कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो मटका था ना, जिसके अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो साहब पाना चाहते थे। और उसी बीच अब एक प्रेतात्मा लड़की सतीश से मिलने के लिए आती थी और उसने ही बताया था कि जो आपका साहब है ना, ये ऐरे गहरे इंसान नहीं है, पैसे वाला है, अब बहुत बड़ा, अब एक तांत्रिक है, लेकिन दूसरों के लिए काम नहीं करता है, खुद अपने के लिए जो भी तंत्र मंत्र का काम करता है अपनी सिद्धि के लिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, अपने आप में रहता है। लेकिन आखिरकार उस मटके में ऐसा क्या था जिसके लिए वो मरा जा रहा था। सतीश में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसको ये अब उसके लिए उसको चुना गया था। कई सवाल थे। आखिरकार वो प्रेतात्मा लड़की कौन थी जो सतीश के इतने नज़दीक आ गई थी। ये जो बात थी ना, अभी भी सतीश के दिमाग में चल रही थी और सतीश समझने की कोशिश करते थे। जब वो दिन में होश में रहते थे, दारू जब नहीं पीते थे, और तब इनकी सब बातें याद आती थी, सब बातों का मतलब निकालना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। बस उनको समझ में आता था कि मुझे क्या करना इन चक्रों में पड़ करके। जो साहब ने मुझे काम दिया है वो मैं काम कर दूंगा और इस घर से अब निकल जाऊंगा। मैं अपनी दुनिया बसाऊंगा, मामा से घर अलग में कर लूँगा, किराए के घर में बेशक रहूँगा, अपनी शादी ब्याह करूँगा और अपना दुनिया में खो जाऊँगा। मुझे और किसी से क्या काम है। इतना पैसा जो साहब देंगे उससे मेरी घर गृहस्थी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। बस हमरे बारे में सोच रहे थे, लेकिन रह रह करके उस प्रेतात्मा लड़की की अब सामने छवि दिखाई पड़ती थी। वो बहुत व्याकुल हो जाते थे दिन के टाइम में कि ऐसा तो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर में कोई ऐसी शक्ति है और जिसी की वजह से साहब ने तुम्हें चुना है। अपनी शक्ति को आज तक कभी एहसास नहीं कर पाए कि ऐसी अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है। अगर शक्ति होती तो मैं ठोकरे खाता, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर जाते, मैं मामा के घर पर पला पोसा होता और मैं आजकल जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करता हूँ, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहता हूँ, दारू के लिए मेरे पास कभी कभी पैसे नहीं होते, उधार मांगना पड़ता है। तो अगर मेरे पास में शक्ति होती तो ऐसा क्यों होता। सब कुछ सोचने लगते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। कमरे में रहते थे, अभी उनके पास में पूरे 2 दिन का समय बाकी था। अमावस की रात को ये सब करना था, उस खंडहर में जाना था जो साहब ने उनको ड्राइंग बना के समझा दिया था। आप बोले थे कि एक एक चीज़ को बारीकी समझ लो
वहाँ पर मैं तो रहूँगा नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, एक शक्ति होगी जो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। और इधर जो प्रेतात्मा लड़की थी वो भी अब सतीश का साथ देने के कह रही थी कि देखो वहाँ पर बहुत खतरा भरा हुआ है, इतना खतरा भरा हुआ है पग में, और वो भी अमावस की रात में। तुम्हारी जान भी जा सकती है, एक गलती हुई और तुम्हारी जान निकल सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जान जाए, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। तो ये सब चलो ठीक है, साहब तो अपना अब काम के बदले में मजदूरी दे रहे थे, लाखों रुपए दे रहे थे, लेकिन उस प्रेतात्मा लड़की को इतना इंटरेस्ट क्यों था सतीश के अंदर में, क्यों था, ये जानने की कोशिश करते थे। वो लड़की भी देखने में कोई प्रेतात्मा की तरह नहीं लगती थी, ऐसा लगता था कि बिल्कुल बिल्कुल जीवंत लड़की है, हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है, खूबसूरत लड़की है। कहीं से भी वो महसूस नहीं कर पा रहे थे कि वो एक प्रेतात्मा है, लेकिन अपने आप को प्रेतात्मा बोल रही थी। और वो बंद दरवाजे से बाहर में निकल चुकी थी, देख चुके थे। तब उनको विश्वास करना पड़ा, और तभी भी मन में खटका चल रहा था कि ये तो जादूगर भी कर लेते हैं। मैं कई बार ऐसा खेल देख चुका हूँ। अब वो प्रेतात्मा और जादूगर के बीच की अब वो गैप को समझना चाहते थे कि आखिर ये कोई प्रेतात्मा तो नहीं हो सकती, जादूगर जरूर हो सकती है, कहीं मुझे भरमात तो नहीं दी है। ये सब मेरे जीवन में अब ये जो नया बदलाव आया है किस वजह से आया है। अपने आप को अब सवालों के घेरे में पाते, सुलझाने की कोशिश करते कि मैं सवाल को सुलझा दूं, मैं जान जाऊं कि प्रेतात्मा लड़की कौन है। साहब से तो कोई मतलब था नहीं, वो तो साहब ने खुली किताब की तरह की बात समझा दिया था। और कई बार उन्होंने वार्न भी कर लिया कि देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो इस काम को छोड़ दो, तुम अपने घर को लौट सकते हो। लेकिन सतीश जानते थे कि अगर मैं लौट गया तो ये सुनहरा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो इस काम को करना ही है, कैसे भी करके। मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस पैसे से मैं अपना परिवार को अब बचाऊंगा, अपनी शादी करूंगा, अपने लिए घर लूंगा, सब कुछ करूंगा। अब उनका जो सपना था ना बहुत बड़ा था, लेकिन रह रह करके वो प्रेतात्मा लड़की उनके मन में खटक रही थी। लेकिन पूछे किससे? साहब से पूछने में डर लगता था। एक वहाँ पर और इंसान था जो था ड्राइवर। ड्राइवर से कैसे बात कर सकते हैं? अगर ड्राइवर से बात करें, वो साहब से जाके बोल दिया, क्योंकि अब डरते थे वो साहब से, ये भी सही नहीं था। अंदर ही अंदर घुट रहे थे। 2 दिन का समय था, सुबह हो चुकी थी, और सुबह होने के बाद में ड्राइंग रूम में आके बैठ गए थे। ड्राइवर हर रोज़ की तरह अब बाज़ार से जा कर के नाश्ता पानी सब कुछ खाने का प्रबंध करके आता है। साहब अभी जगह नहीं थे। अब उनका पिछली रात से उनकी तबीयत सही नहीं चल रही थी। अब जो सतीश थे अब समझ रहे थे कि साहब अभी भी सही नहीं है। और तभी साहब आते हुए नजर आते हैं। आते ही कहते हैं, सतीश कैसे हो तुम, ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना? और तब सतीश उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ साहब जी, मैं तो ठीक हूँ, और आपकी तबीयत कैसी है? और तब कहते हैं कि अभी थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बुखार अभी है, मैं दवा खा रहा हूँ, जल्दी सही हो जाऊँगा, चिंता की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम भोजन करो, नाश्ता पानी करो। साहब बैठ जाते हैं और तब सतीश वहाँ अपना नाश्ता पानी करने लगते हैं। लेकिन रुक रुक करके साहब जो सामने बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखते हैं। साहब फिर पूछते हैं, सतीश तुम्हारे मन में कुछ विचार चल रहा हो, तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो। और तब सतीश कहते कि नहीं साहब, जो कुछ आपने बताया मैं उसको दिमाग में बिठा लिया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ये काम जल्दी से ख़त्म हो ताकि मैं अपने घर लौट सकूँ, मैं अपनी नई दुनिया एक बसाऊँ आपके दिए हुए पैसे से। साहब मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम नाश्ता पानी करो, और जब नाश्ता पानी ख़त्म हो जाए तब मेरे कमरे में आना, मैं तुमसे एक और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। सतीश अब नाश्ता पानी ख़त्म करते हैं और इसके बाद साहब के कमरे के पास चले जाते हैं। दरवाज़ा बंद रहता है और तब दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से साहब की आवाज़ आती है, आ जाओ सतीश, दरवाज़ा खुला हुआ है। सतीश धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर झांकते हैं। अंदर कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है। साहब कहाँ बैठे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तब साहब लाइट को ऑन कर देते हैं।
कमरा रोशनी से भर जाता है। सतीश अंदर दाखिल होते हैं। साहब पलंग पर लेटे हुए हैं। ये भी आलीशान कमरा है, पहली बार इस घर में आ रहे हैं। आइए, बहुत ही बड़ा कमरा लग रहा है। अब दीवारों पर तस्वीर लाइन से लगी हुई है, बड़ी बड़ी तस्वीरें। और कमरा सजा भी है। अब साहब के पास में पैसे की कोई कमी थी नहीं, लेकिन साहब के पास में परिवार क्यों नहीं है? उनका परिवार कहाँ है? साहब अकेले रहते हैं। ड्राइवर बता रहा था कि कभी उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन सब जैसे अब कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर हैं। तो एक तरह से साहब अकेले ही रहते थे यहाँ पर। जाते हैं सतीश, साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि आप खड़े मत हो सतीश, आप सोफे पर बैठ जाओ। सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन अभी वार्तालाप शुरू नहीं होती है। सतीश अब उस कमरे का वैभव को देखने लगते हैं। कीमती कीमती अब पर्दा लगे हुए हैं और कीमती कीमती सब फर्नीचर घर में सजाया हुआ है। सब देख रहे हैं। दीवारों पर तस्वीर अब देखने लगते हैं। लग रहा है कि उनके परिवार का ये सारी सदस्य का फोटो लगा हुआ है। उसमें अब ऐसे ऐसे तस्वीर हैं कि अब बस उनकी आंखें अब एक जगह पर आकर के ठहर जाती है। तस्वीर को बार बार देखते हैं। लग रहा है कि इस तस्वीर को मैं कहीं देखा हूँ। इस तस्वीर में जो लड़की है इसको मैं जानता हूँ, लेकिन कब मिला, कहाँ मिला, सतीश के मन में कुछ समझ में नहीं आता है। और तब साहब कहते हैं, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, कुछ तो जिंदा हैं और कुछ अब नहीं रहे। साहब बताते जा रहे हैं कि सतीश, मेरा जो आधा परिवार है ना, अब वो विदेश में है। मैं भी ज़्यादातर मेरा जो समय है विदेश में व्यतीत होता है। इन तस्वीरों में देख रहे हो ना, अब एक तस्वीर की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सतीश को समझ नहीं पाते तस्वीर से और इस केस से क्या मतलब है, उस मटके से क्या मतलब है। और तब साहब कहते हैं कि आखिरी वाला तस्वीर देखो। आखिरी वाला तस्वीर देखते हैं और उसी तस्वीर को तो समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी तस्वीर की लड़की को जैसे उनके दिमाग में कहीं अब ऐसा देखा हुआ है, समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ देखा है समझ नहीं आ रही, समझ से परे हो रहा है उस टाइम। लेकिन दिमाग कह रहा है कि हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ, मैं तो देखा हूँ। सतीश बड़ा हैरान है। साहब बता रहे हैं कि लास्ट वाली तस्वीर देख रहे हो ना, ये मेरी बेटी का है। मेरी बेटी है ना, तंत्र मंत्र का काम सीख रही थी और उसमें निपुण हो गई थी। हम लोग उस टाइम विदेश में रहा करते थे और मैं कभी कभी अपने शहर में आता था, भारत में आता था, अपने घर में, इसी घर में ठहरता था। कभी कभी मेरी बेटी भी आती थी। उसको तंत्र मंत्र में रुचि देख करके मैं खुश था। अब मैं नहीं जानता था कि इसी तंत्र मंत्र की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। मैं उसको समझाता था कि बेटा, तंत्र मंत्र शौक के लिए अच्छा है, लेकिन इसे तुम कुछ करने का कोशिश मत करना। वो हंसती थी, कहती थी कि ठीक पापा, मुझे पता है कि इसमें रिस्क भी है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन ना जाने उस पर ऐसी क्या सनक सवार थी। वो ऐसे ऐसे खोज में लगी जो अब वो पाना चाहती थी, ढूंढना चाहती थी, समझना चाहती थी। जब मुझे इस बात का खबर मिली तो मैं उसको बहुत रोका कि छोड़ दो बेटी इस काम को, तुम अपनी ज़िंदगी में लौट आओ, जो तुमने सीखा अब उसको ख़त्म करो, अब तुम इस लाइन में कभी नहीं आओगी। लेकिन जो तंत्र मंत्र का शौकीन होता है ना, वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। एक बार जो आदत लग जाती है ना, वो आसानी से छूटती नहीं, एक नशा की तरह है। वो भी इस नशे में बह चुकी थी और वो विदेश से निकली थी कहीं और जाने के लिए। अगर मुझे मालूम कि वो भारत आती तो मैं उसको आने नहीं देता, लेकिन आई, इस घर में रही। और इसके बाद वो एक ऐसी खोज कर रही थी, एक ऐसी शक्ति को अब ढूंढने में लगी थी। अगर वो शक्ति उसके पास आ जाती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी और उस शक्ति को बहुत नज़दीक पहुंच गई थी। तंत्र मंत्र का विद्या से निपुण और उस शक्ति को ढूंढने में बहुत सारा समय उसने गंवाया था और आखिरकार अमावस की रात को वो शक्ति पाने के लिए जाती है। लेकिन शक्ति आसानी से अब मिलती तो नहीं है, बहुत सारी अड़चनें होती हैं और अड़चनें अब उसको घेर लेती है और आखिरकार शक्ति तो मिली नहीं, शक्ति के नज़दीक पहुंच गई थी
और बुरे शक्तियों ने उसको धर दबोचा। और उसके बाद वो पता नहीं चला कि वो कहाँ है, जैसे वो गायब हो गई हो, इस दुनिया से गायब हो गई हो। जब बहुत दिन हो गया, जब उसका कोई खबर नहीं मिलता है, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगा कि कहीं वो भारत नहीं लौट गई है, उसी शक्ति के अब ढूंढने में तो नहीं लगी है। आखिरकार मेरा संदेह बिल्कुल सही निकलता है। मैं भारत लौटता हूँ और उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर उसका शोध चलता था। तंत्र मंत्र का काम करती थी। मैं पूरे एरिया का छानबीन करता हूँ, लेकिन कोई भी सबूत मुझे नहीं मिलता है कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ है। ना तो कोई उसको आते जाते देखता है। मैं तस्वीर लेकर के अब हर जगह ढूंढता रहता हूँ। जहाँ नहीं जाना मैं वहाँ जाता हूँ कि आपने मेरी बेटी को देखा है, आपने मेरी बेटी को देखा है। मेरी बेटी तो अब एक तरह से गायब हो चुकी थी। हर किसी ने मना किया कि नहीं साहब, मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। तो क्या मेरी बेटी हवा में गायब हो गई? क्या हुआ उसके साथ में? अगर उसके साथ में कुछ बुरा होता तो कम से कम उसकी शरीर तो मिलता, बॉडी तो मिलता। वो भी नहीं मिला। और तब मुझे लगा कि वो चक्रव्यूह में फंस चुकी है। वो चक्रव्यूह है तंत्र मंत्र का, उन शक्तियों का। उस शक्तियों के बाउंडर के अंदर वो जा फंसी है। और तब मैं उसी शक्ति को पाने की कोशिश करने लगा, जिससे मैं अपनी बेटी को उस चक्रव्यूह से निकाल सकूं, जिंदा साबूत। और तब से मैं काफ़ी सालों से अब उसका अध्ययन कर रहा था कि आखिर वो शक्ति कहाँ पर है। और तब मुझे जाकर के सब पता चल गया कि वो शक्ति कई सालों के बाद नजर आता है, एक खास दिन को, खास मुहूर्त को। और वो भी हम छू नहीं सकते। मेरे जैसे इंसान उस शक्ति को छू नहीं सकता। उसके लिए एक विशेष शरीर की जरूरत है, जिसमें एक अच्छी शक्ति हो। उसका जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हो जो शक्ति उसमें पर्याप्त हो, और तब वो व्यक्ति उस शक्ति को छू सकता है। एक बार वो शक्ति मुझे मिल जाती तो मैं अपनी बेटी को उस बाउंडर से मैं बाहर निकाल देता। बस मेरी इतनी ही इच्छा है, मैं अपनी बेटी को सही सलामत उस बाउंडर से बाहर निकाल लूँ, और इसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को लेकर के विदेश चला जाऊंगा। साहब की आंखों में आंसू निकल आए थे। ऐसा देख करके सतीश का मन भी रोने लगा था, लेकिन मन में कुछ रह करके कि जैसे मैं इस लड़की को देखा हूँ, थोड़ा बहुत बदलाव। अब मन में विचार चल रहा है कि मैं कहाँ देखा हूँ, किस जगह पर देखा हूँ। मन तो कह रहा है कि मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इसको देखा हूँ। साहब अब सतीश को पूछते हैं कि हाँ बेटा, तुम्हारे मन में और कोई सवाल हो तो बता देना। देखो, इस शक्ति को मैं भरपूर कोशिश करूँगा तुम्हारे जरिए कि शक्ति मिल जाए। और इसके बाद मैं सब कुछ छोड़ करके और ये घर द्वार सब कुछ बेच बाच करके हमेशा के लिए विदेश चला जाऊँगा, अपनी बेटी को ले करके दोबारा नहीं लौटूंगा। सतीश सोच में डूबे हुए थे। साहब क्या बोल रहे हैं? अब वो कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस लड़की का चेहरा अचानक जैसे उनको याद आ जाता है। ये तो वही लड़की है जो अपने आप को प्रेतात्मा घोषित किया हुआ है। अब तो सतीश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और साहब की तरफ देखते हैं और कहते हैं साहब रुकिए रुकिए, मैं इस लड़की को जानता हूं अच्छी तरह से। साहब विस्मय से देख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी साहब की हो जाती है। कहाँ देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा सतीश? तब सतीश कहते हैं साहब मेरे वाले कमरे में, ये 2 रात मेरे कमरे में आई है। पूरी बात अब सतीश साहब को बताने लगती है। साहब को तो जैसे यकीन ही नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आत्मा बन चुकी है, प्रेतात्मा बन चुकी है, तो कम से कम मेरे संपर्क में तो आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है सतीश? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कोई और अलग प्रेतात्मा होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरी बिटिया नहीं हो सकती। सतीश बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जब मैं पहली बार तस्वीर देखा ना, तभी मेरे मन में खटका हो गया था। मुझे लगा कि इस लड़की को मैं कहीं देखा हूँ। अभी अभी मुझे ये सब याद आया। जो मुझे पता है साहब मैं आपको बता दिया हूँ। वो लड़की अपने आप को प्रेतात्मा कहती है, लेकिन मैं अब उसको अच्छी तरह से परख चुका हूँ। वो ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि वो जादूगरनी है,
तंत्र मंत्र उसके जैसे सब कुछ शक्ति उसको प्राप्त है। वो हवा में तैर भी सकती है, बंद दरवाजे के पार भी जा सकती है। वो कोई प्रेत आत्मा नहीं है साहब। मुझे तो बिल्कुल उसी रात पता लग गया था कि एक कोई प्रेत आत्मा नहीं है, हाड़ मांस की लड़की है, जीती जागती लड़की है। अगर मुझे मालूम था, अगर मालूम होता कि आपकी बिटिया है, तो मैं रात को ही आपको आवाज़ देता कि साहब जल्दी से आ जाओ। लेकिन मैंने इस तस्वीर को देखा नहीं था ना, और ना आपने पूरी बात बताई थी। साहब एकदम तड़पने लगे थे। सच कह रहे हो तुम, सच कह रहे हो? और तब सतीश कहता है कि हाँ, ये तो मेरी दोस्त बन चुकी है। और इसने भी वही कहा है कि देखो सतीश, इस काम में बहुत सारी अड़चनें हैं। जिस जगह पर तुम जाओगे ना, वो जगह इतनी आसान नहीं है उस शक्ति को पाना। वहाँ पर हर कदम पर मौत खड़ी है। एक कदम गलत पड़ा और तुम उनकी दुनिया में अब चले जाओगे। जब साहब सुनते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। इसका मतलब मेरी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है। मेरी बेटी जिंदा है। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो उन भूतों प्रेतों के चक्कर में फंस गई है, आज भी जिंदा है। साहब उछलने लगते हैं। अब सतीश को बुलाते हैं। अरे तुमने तो मेरी जान में जान डाल दी। सतीश से लिपट जाते हैं। सही कह रहे हो ना, ये सब बातें गलत तो नहीं है। सतीश कहते साहब आपसे मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और तब जाके साहब फिर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी जो शक्तियाँ हैं कह रही थी कि तुम्हारी बिटिया के साथ में कुछ हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से उसको देख नहीं पाया ना, तो मैं तो समझ गया कि वो भूतों का चक्रव्यूह में अब जा चुकी है। वो दोबारा वो वापस नहीं आएगी। साहब की आंखों से आंसू निकल रहा था। आज सतीश उनको समझा रहे थे कि साहब शांत हो जाइए, अब सोचिए कि हमें करना क्या है। अगर इसी घर में है वो, तो आपसे क्यों नहीं मिलती है? आपके बीच में कोई अनबन तो नहीं है? तब साहब कहते हैं नहीं सतीश, मेरे बीच में बस ये अनबन था कि मैं उसको रोकना चाहता था। मैं उसको मना करता था कि जो तुमने सीखा अब ख़त्म कर दे, तू मेरी दुनिया में लौट आ, मैं तुझे अब शादी कर दूँ और तू अपना घर बसा, अपने घर में खुश रह। बस इतनी सी अनबन था। और वो कहती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है। मैं जो रिसर्च कर रही हूँ मैं इस पर आगे अभी बढ़ूँगी, और तब जाके मुझे अब जो कुछ कहोगे मैं कर लूँगी। लेकिन ये सब करने के बाद में बस सतीश, बस यही बीच का एक अड़चन था। इसके अलावा मेरे बीच में कभी कहा सुनी नहीं हुई। साहब रोने लगे। सतीश चुप कराते हैं या कहते हैं आप शांत हो जाइए, रात होने दीजिए। अभी तो हमारे पास में टाइम है ना, 2 दिन का टाइम है। आज मैं उस लड़की से बात करता हूँ, और मैं जब जरूरत पड़ेगी तब उस लड़की को लेकर के आपके पास आऊँगा। आप दरवाज़ा खुला रखना है। साहब खुश हो जाते हैं। अगर वही लड़की है यानी मेरी बेटी है, तब तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा सतीश। जो तुमने सोचा नहीं होगा ना, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। सब कुछ ये तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ। सतीश का तो जैसे हवा में अब पैर जो था ना, लग रहा था कि हवा में चल रहे हैं। उनको लगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज रात होने दीजिए और मैं उस लड़की को मनाऊंगा कि देखो तुम अपने पापा से जाके मिलो, मेरी बात मानेगी, मैं उसका पक्का दोस्त हूँ। अब मुझे तो यकीन था कि ज़रूर ये प्रेतात्मा नहीं है, ये कोई जादूगरनी है। मुझे इस चीज़ का संदेह था, और देखिए मेरा संदेह बिल्कुल सही निकला। लेकिन वो मेरी दोस्त है, मेरे काम में मदद करना चाहती है। वाकई में ये गूढ़ रहस्य था कि आखिर एक ही घर में रह कर के बाप बेटी एक दूसरे से क्यों नहीं मिलती है। ऐसा क्या कारण था? क्या वाकई में भूत और प्रेतात्माओं ने उसको अपने घेरे में ले रखा था, अपनी दुनिया में ले गए थे? क्या उसको निकलने देंगे? ये सब हो क्या रहा था? सतीश अब सोच रहे थे कि चलो कुछ नहीं, बस रात होने की देरी है, इसके बाद मैं उस लड़की से सब कुछ सच निकलवा लूँगा, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सतीश भी बड़ा हैरत में थे। अब एक तरह से साहब भी बड़ा खुश थे, और रात होने का इंतज़ार होने लगा। खाना पीना सब कुछ रात को हो गया, लेकिन सतीश बिल्कुल होशो हवास में थे। आज उनको बात करना था उस लड़की से। ड्रिंक तो किए, लेकिन एक लिमिट तक। इसके बाद अपने कमरे में चले जाते हैं
आप पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। ड्रिंक इतना नहीं किया कि उनको नींद आ जाए, लेकिन अब सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जब भी वो लड़की आई है वो सोते हुए उनको उठाई है। एक तरह से वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आ पाती है। रात गुजरती जा रही है। रह रह के घड़ी देख रहे हैं, अरे 11 बज गया, अभी तक लड़की नहीं आई, अभी तक नहीं आई। फिर करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि चलो ये लड़की मिल जाती है तो मेरी तो सारी समस्या हल हो जाएगी, और खुश खुश रहते हैं। लेकिन उनको नींद नहीं आती, ना लड़की आती है। रात के 12 बज जाते हैं, और तब जा कर के उनको नींद की खुमारी आती है। जैसे ही खुमारी आती है, अब कुछ ही देर के बाद में लड़की हाजिर हो जाती है। सतीश को उठाती है, सतीश उठो उठो उठो, सतीश उठो, मैं आ गई हूँ। सतीश आंखें खोल देते हैं। उस फोटो को दिमाग में बिठा रखे हैं, उससे तुलना करते हैं। उस लड़की का बिल्कुल वही लग रही है। अगर कपड़ा लत्ता उसी ढंग के पहन रखी होती तो बिल्कुल सेम टू सेम लगती। सतीश हैरानी से देख रहे हैं। लड़की अभी तक समझ नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं। सतीश पूछती है कि क्या बात है सतीश, बड़े आज घूर घूर के मुझे देख रहे हो, क्या मुझ में कोई परिवर्तन आ गया है? सतीश चुपचाप उस लड़की का चेहरा देखते रहते हैं। जब बार बार पूछती है ना, तब सतीश कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? लड़की कहती है, हाँ हाँ, हम तो दोस्त हैं ना, तुम बात पूछ सकते हो। और तब कहती है कि आप साहब की बेटी हो ना। जैसे कहते हैं ना, अब उस लड़की का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, जैसे गुस्से में आ चुकी हो। तुम्हें कैसे मालूम? तुमको किसने बताया? तुमको किसने बताया? गुस्सा शांत कराने की कोशिश करते हैं सतीश। कहते हैं तो आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे पता चला है। आप शांत होकर बैठो, अब मैं पूरी बात बताता हूँ। लड़की थोड़ी देर में शांत हो जाती है। फिर कहती है कि तुम बताओ, तुमको किसने बताया? तब सतीश पूरी बात बताते हैं कि मैं आपके फादर के कमरे में गया था, तब मैंने तस्वीर देखी। आपके लिए वो बहुत रोते रहते हैं, और आपके लिए वो विदेश से यहाँ पर आए हैं और उस शक्ति के खोज में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर वो शक्ति मिल जाती है तो मैं अपनी बिटिया को पा सकता हूँ। उनको भी एक आशा है कि आप मरी नहीं हैं, आप जिंदा हो और चक्रव्यूह में फंसी हुई हो। लड़की हैरत से सब कुछ सुनती है, और तब जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है कि हाँ, मैं चक्रव्यूह में फंसी हूँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैं भी उस शक्ति को पाना चाहती हूँ, लेकिन वो शक्ति मैं अपने पापा को देना नहीं चाहती हूँ। तब लड़की कहती कि मैं कोई प्रेत आत्मा नहीं हूँ, मैं एक जिंदा लड़की हूँ जो तुम्हारे सामने में हूँ। हाँ, मैं इतनी शक्ति जानती हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं दरवाजे को पार जा सकती हूँ, मैं हवा में उड़ सकती हूँ, मैं तंत्र मंत्र का जानकार हूँ। एक तरह से तुम मुझे जादूगरनी भी कह सकते हो। जब ये बात कबूल कर देती है ना, तब सतीश समझाने लगते हैं कि देखो, तुम्हारी पापा तुम्हारी याद करके रो रहे हैं, तबीयत उनकी बिगड़ चुकी है, तो क्यों ना तुम आपस के झगड़ा ख़त्म करो और एक बार जाके उनसे मिलो। लड़की कहती नहीं नहीं, जब तक वो शक्ति मुझे मिल नहीं जाती और अपना शोध में पूरा नहीं कर सकती, मैं पापा के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं इस तरह ही गायब रहूंगी। सतीश समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, शक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुम्हारे पापा से कहूँगा ना, वो शक्ति तुम्हें जरूर दिलाएंगे, मेरे हाथों से दिलाएंगे। लेकिन तुम चलो तो सही, अपने पापा से मिलो और जो भी तुम्हारा मन मुटाव है उसको दूर करो। मैं जानता था, मैं तुम्हें जब पहली बार एहसास किया ना, तभी मुझे लग चुका था कि तुम कोई प्रेतात्मा नहीं हो, तुम जीती जागती एक हाड़ मांस की बनी हुई लड़की हो। लेकिन तुम अपने आप को अब इस तरह से ढाल रखी थी कि मैं भी हैरत में पड़ चुका था। तुम दरवाजे के आर पार चली गई और तुम हवा में तैर सकती हो। तब मुझे संदेह होने लगा कि वास्तव में तुम कहीं प्रेतात्मा तो नहीं हो, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बिल्कुल जिंदा हो और एक लड़की हो। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तब कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, लेकिन शक्ति मुझे पहले चाहिए, मेरे हाथों में चाहिए। मैं अपनी रिसर्च को पूरा कर लूँगी और इसके बाद मैं अपने पापा को दे दूँगी। तुम अगर इस बात को पापा को बोल सकते हो, मनवा सकते हो,
तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सतीश कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। और वो शक्ति तो तुम्हारे लिए पाना चाहते थे भाई, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तुमको पाने के लिए। कि उनको लगा था कि तुम चक्रव्यूह में फंस चुकी हो, भूतों की दुनिया में चली गई हो, और वो तुम्हें निकालना चाहते थे। आखिरकार लड़की मानती है। और फिर सतीश अब आगे आगे निकलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, लड़की पीछे। साहब का कमरा खुला होता है। साहब को आवाज़ देते हैं सतीश कि साहब मैं आ जाऊं। साहब जगे रहते हैं। कहते हैं हाँ आ जाओ सतीश, आ जाओ, क्या मेरी बिटिया आ गई है? और तब सतीश कहते हैं कि हाँ ये रही। और उसी वक्त लाइट ऑन करते हैं। बाप बेटी का मिलन होता है। अब बाप तो रोने लगता है कि बेटी, अगर तुम मुझसे कहती कि मैं जा रही हूँ, भारत जा रही हूँ, मैं उस शक्ति के खोज में लगी हूँ, तो मैं तुम्हें थोड़ी रोकता। तुम इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। देखो मैं कितना परेशान था, मैं कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। मुझे लगा था एक पल कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन मैं भी तांत्रिक हूँ ना बेटा, मैं भी कुछ रिसर्चर हूँ और तुम्हारा बाप हूँ ना। और तब मैं अपने शक्तियों से जाना कि नहीं, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम जिंदा हो, लेकिन तुम उन भूतों का कहीं कब्जा में तो नहीं हो। मुझे इस बात का डर था और इसलिए मैं उस शक्ति को पाना चाहता था। अब तुम मिल गई हो ना, मुझे उस शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम कल ही यहाँ से वापस चलेंगे। लेकिन उसी टाइम लड़की कहती है कि नहीं पापा, ये जो मैं रिसर्च काफ़ी दिनों से किया है, मैं अपने अंतिम पड़ाव में जाऊँगी और मैं उसको रिसर्च को बिल्कुल रखूँगी अपने दिमाग में। सबके लिए मैं लोगों को मदद करना चाहती हूँ उन शक्तियों से। मैं अपना अधूरा रिसर्च अब छोड़ नहीं सकती। देखो पापा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अब एक तरह से वो लड़की अड़ जाती है। और तब आखिरकार आप सतीश समझाते हैं कि मान जाइए ना, जब बिटिया कह रही है कि इसके लिए इसने आप कितने पापड़ बेले हैं, कैसे कैसे काम किए हैं, तो आखिर रिसर्च को पूरा हो जाने दीजिए। और तब वो मान जाते हैं साहब, कहते हैं ठीक है, लेकिन ये रिसर्च पूरा होते हैं हम बाहर अब चले जाएंगे, अपने शहर में चले जाएंगे, हम विदेश चले जाएंगे। लड़की मान जाती है, कहती है कि ठीक पापा, मुझे यहाँ क्यों रहना है। आखिरकार बाप बेटी का मिलन और सतीश भी बड़ा खुश हो जाते हैं। उनको तो लगता है कि अब क्या, साहब खुश हो जाएंगे, आइए जो कोठी उठी बंगला है ये तो मेरे नाम हो जाएगा, मेरे पास में लाखों रुपये आ जाएंगे, मैं तो ऐसे ही अमीर बन चुका हूँ। एकदम सतीश के मन अब हवा में उड़ने लगता है। अब इसके बाद कई बार मीटिंग होती है बाप बेटी और सतीश के बीच में। बेटी कहती है कि पापा मैं सतीश को लेके जाऊंगी। सतीश ही ऐसा इंसान है जो आपने ढूंढा है, बिल्कुल सही ढूंढा है। सतीश उस मटके को उठा सकता है और इसके बाद मुझे दे देगा, और तब मैं अपना रिसर्च पूरा कर लूँगी जो मैं चाहती हूँ, और इसके बाद जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सतीश को देखकर मुस्कुराने लगती है और सतीश को लगा कि लड़की मुझसे बहुत ही प्यार करती है, मेरे बगैर तो ये कहीं जाएगी नहीं। सतीश के अब अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं और आखिरकार वो रात आ चुकी होती है। जब उस रात को आखिरी काम करना होता है, उस जगह पर जाना होता है, उस खंडहर में जाना होता है जहाँ पर वो शक्ति छिपी हुई है, और उस शक्ति को अब पाना चाहती है लड़की। पूरी तैयारी हो चुकी है। एक तरह से सतीश के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और सतीश डर भी रहे हैं, क्योंकि उस लड़की ने भी बताया था कि देखो वहाँ पर कदम कदम पर खतरा है, अगर तुम्हारा एक पैर भी गलत जगह पर पड़ गया उस रात को तो समझ लो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अगर तुम जिंदा भी बच जाओगे तो उस भंवर में फंस जाओगे जहाँ से उस भंवर से कोई निकल नहीं पाता। मैं लाख कोशिश करूँगी ना, तब भी तुम बाहर निकल नहीं पाओगे, चाहे मेरे पापा भी कितना कोशिश करें, और तब भी तुम बाहर उस भंवर से बाहर निकल नहीं पाओगे। जो भी तुम कदम रखना, जैसे पापा ने बताया है, जो ड्राइंग खींच रखी है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर ड्राइंग से तुम जरा से भी आगे पीछे होगे तो तुम उस भंवर में गिर जाओगे और फिर कोई नहीं बचा पाएगा। सतीश बड़ा डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं। लड़की जो है ना, उनको साहस देती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी ना, मैं तुम्हारे आगे तो नहीं चल सकती, लेकिन तुम्हारे पीछे जरूर रहूँगी। और फिर तैयारी हो चुकी होती है, विशेष तैयारी हो चुकी होती उस रात के लिए।
सतीश जो थे ना, उनके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। रह रह करके जो लड़की की बात और उसके डैडी यानी साहब की बात उनको याद आ रही थी कि देखो सतीश, वो जो जगह है ना, बड़ा खतरनाक है। पग पग पर, हर कदम पर कोई ना कोई खतरा तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो लड़की थी ना, अब सतीश को समझा रही थी कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और मैं भी तो तुमसे प्यार करती ना। अब ये चीज़, ये शक्ति जब मुझे मिल जाएगी, मैं तुम्हारे साथ में घर बसाऊंगी। एक तरह से सपना दिखाने लगती है। और सतीश तो अब बड़ा खुश हो जाते हैं कि अब ये मेरी हो जाएगी। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। मैं पैसे में खेलूँगा। अब मुझे अब देसी दारू के ठेके पर अब लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे ठेकेदार के पास नौकरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो अब मौज करूँगा, बिल्कुल राजा की तरह रहूँगा। मुझे अब कोई नौकरी चाकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मामा को दिखा दूँगा कि देखो, मैं वही सतीश हूँ जिसको आप अब ऐसा समझते थे कि पैसा ले आ तो मेरे घर में रह। मैं मामा कहूँगा कि देख, तुझे कितना पैसा चाहिए। मैं मामा को अब जलाऊँगा। मन में तरह तरह का अब सपना उनको तैर रहा था। सब खुश थे। कभी कभी आज जब उस बात की जब जिक्र होती थी तो अब थोड़ा डर जाते थे कि अरे, वो जगह तो खतरनाक है। लेकिन उस डर को उस लड़की कम कर देती थी। कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। एक बार शक्ति हाथ आ जाए अब फिर सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। मैं तो तुम्हारी हूँ ही ना, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। आप फिर सब कुछ विधि विधान बताने लगी कि देखो, उस मटके को पकड़ने से पहले तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। मंत्र को याद दिलाती है और कहती है इस मंत्र को 2 शब्दों का मंत्र है, इसको याद रखो। इसके बाद वो मटका तुम मुझे पकड़ा दोगे। एक और मंत्र बताती है, इस मंत्र को तुम बोल करके कहोगे ये शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तब वो शक्ति मेरे पास में आएगी। अब फिर तुम्हारा खेल अब जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा खेल शुरू हो जाएगा। वो जो शक्ति है अब मेरे बस में हो जाएगी। अब फिर क्या, हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, इस बंगले में रहेंगे। हमारे पिता तो अब विदेश चले जाएंगे। अब ये सब सुन करके सतीश फूले नहीं समा रहे थे कि चलो अब मेरी गरीबी तो सदा के लिए दूर हो गई। अब ऐसा कोई समस्या मेरे साथ में कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन धड़कन तब बढ़ जाती थी जब जिक्र आता था खंडहर का। और वो टाइम अब आ चुका था। सुबह से लेकर के अब यही मंत्र को ये सब याद दिला रहे थे कि देखो, इस मंत्र का भूलना मत। ये मटका पकड़ने का मंत्र है और ये है लड़की को देने का मंत्र। दोनों मंत्र को तुम बिल्कुल याद रखना। और देखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो समस्या होगी मैं सब कुछ वहाँ पर देख लूँगी, क्योंकि मैं भी एक अब तांत्रिक की बेटी हूँ। अब मैं मंत्र तो जानती हूँ ना, ऐसे शक्तियों से मैं लड़ सकती हूँ। इसका तुम टेंशन मत करो। लेकिन उसी निशान पर चलना है, उस दिमाग में जो बिठा रखा है, रास्ता भटकना नहीं है। आखिरकार सब तैयारी हो जाती है। रात का इंतज़ार होने लगता है। ड्राइवर भी रेडी है, गाड़ी लेके रेडी है और लड़की भी तैयार हो चुकी है। सतीश थोड़ा मन तो डर रहा है कि ना जाने क्या होगा, क्या मैं ये सब कर पाऊँगा। अगर नहीं हुआ तब मेरे साथ में क्या होगा। क्या ये लड़की मुझसे प्यार करेगी, इसके पापा मुझे अब लाखों रुपए देंगे। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। लेकिन लड़की जरा से उदास होते सतीश समझ जाते कि सतीश कुछ सोच रहे हैं, डर रहे हैं। तब उनसे अब मिलती, उनको समझाती कि नहीं, तुम ज़्यादा विशेष मत सोचा करो। अब ये सोच लो कि ये काम मैंने कर दिया है, हिम्मत रखो, तब ये काम हो जाएगा। आखिरकार दिलासा देते हुए वक्त आ चुका था। अब जो बाप है ना, यानी साहब, आप दोनों को विदा करते हैं कि जाओ, काम तुम्हारा सफल हो। अब इसके बाद गाड़ी में बैठते हैं लोग और गाड़ी सफ़र पर चल पड़ती है। उस जगह पर पहुंचती है खंडहर। खंडहर को देखते हैं। लड़की बताती है वहाँ तो 3 खंडहर थे, कौन सा खंडहर है। तब लड़की कहती है कि नहीं, ये खंडहर है, इसमें तुम्हें जाना है। देखो, तुम्हें पहले जाना होगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है।
रात को 12 बजेगा और तब जा कर के वो दरवाज़ा खुलेगा जिसके अंदर मुझे और तुम्हें दाखिल होना है। दाखिल तो तुम्हें ही होना है, मैं तो तुम्हारे साथ सहाय की तरह चलूँगी। सतीश बिल्कुल डरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये काम मैं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ खतरा तो नहीं होगा, ये लड़की मेरा साथ देगी ना, कहीं धोखा तो नहीं देगी। मन में डर तो था और डर उभर उभर करके आ रहा था, पसीने पोंछ रहे थे। और लड़की उनको समझाती थी कि बस सतीश, हमारी जो मंजिल है ना 2 कदम की दूरी पर है, तुम डरो मत, बस उस शक्ति को पालो, अब इसके बाद तो हम तुम्हारे लिए सदा के लिए हो जाएंगे। सतीश जब उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते तब उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती थी, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये काम कर लेता हूँ ना तो लड़की भी मिलेगी और धन दौलत भी मिलेगा। फिर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले पल वो डरावना मंजर याद करते हैं और खौफ में भर जाते हैं। इस तरह सिलसिला चल रहा था। रात अभी बाकी थी, 12 बजने में वक्त था। आखिरकार दिल की धड़कन बढ़ने लगी जैसे जैसे घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ जा रही थी। कार तो पीछे छूट चुका था, ड्राइवर उसमें बैठा हुआ था और दोनों लोग उस खंडहर में आ चुके थे पूरी तैयारी से। मंत्र को बार बार कह रही थी कि मंत्र याद है ना, मंत्र को वही जो बोलना है जो मैं तुम्हें सिखाई हूँ, मंत्र बोल करके ही मटका छूना है, नहीं तो वो मटका गायब हो जाएगा और तुम्हारे साथ घोर विपत्ति आ जाएगी। सतीश कहते हैं हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे वो भी मंत्र याद है जब तुम्हें उस मटका को तुम्हें देना है। और तब लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आखिरकार घड़ी की सुई 12 बजाती है और वो जो खंडहर है ना उसमें अब कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, जैसे उसके अंदर में परिवर्तन हो गया है, जैसे वो उसमें अंदर में कोई जानवर अब आ घुसा है। कुछ अजीब गरीब घुर्राहट, जैसे गिदड़ के रोने की आवाज़, ऐसी ऐसी आवाज़ अब सुनाई देने लगती है। सतीश डर जाते हैं। लड़की पीछे रहती है, कहती डरने का वक्त नहीं है, ये सब आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ेगी, इससे भयानक भयानक चीज़ें तुम्हें दिखाई भी पड़ सकती है, डरना नहीं है, बस उसी रास्ते पर चलना है जो मेरे पिता ने तुम्हें बताया है, दिमाग में बिठा लिया है ना। तब कहते हैं हाँ हाँ तुम मेरे पीछे हो ना। तब लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। आखिरकार लड़की उनको कहती है कि चलो वक्त हो चुका है, ये जो मुहूर्त है ना ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, इस मुहूर्त के अब उसी वक्त में हमें वहाँ तक पहुँचना है। अगर देर हो जाएगी तो मुझे तो कई साल तक इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देर मत करो, चलो फटाफट अंदर चलो। लड़की ढकेलती है और तब उस खंडहर में वो पहला कदम रखते हैं। वाकई में पहला कदम रखते हुए जो निशान उनके दिमाग में बनाया हुआ था कि हाँ ऐसे मुझे इस निशान पर चलना है, सीधा चलना है, फिर इस निशान पर जाकर के मुझे दाहिने मुड़ना है, फिर अगला निशान याद करके अब मुझे फिर सीधा चलना है। तीसरा मोड़ लेते ही वो जगह आ जानी थी जहाँ पर वो शक्ति होनी थी, वो मटका होना था। और वो मटका खुद बुलाएगा, जैसे उसमें संगीत है, वो अपनी जानकारी खुद देगा। अब एक तरह से एक जादुई माहौल की तरह लग रहा था। वहाँ पर विचित्र विचित्र आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब बार बार पीछे देखते तो लड़की कहती नहीं नहीं पीछे मत देखो, आगे देखो, तुम्हें रास्ता भटक जाओगे, आगे देखो मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सारी निशानियाँ देखते हुए आज जब आखिरी मोड़ पर पहुँचते हैं तो साहब ने कहा था कि मटका खुद तुम्हें आकर्षित करेगा, उसमें से एक संगीत जैसे कोई गाना गा रहा है ऐसा आवाज़ सुनाई पड़ेगा। अभी तक तो ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। वो रुक जाते हैं क्योंकि बस आखिरी मंजिल आ चुकी थी। अब वहाँ पर किस दिशा में जाना है वो तो मटका ही बताएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था, ना कोई ऐसा धुन या ऐसा कोई गाना उनको दिमाग में चल नहीं रहा था, ना सुनाई पड़ रहा था। रुक जाते हैं, पीछे महसूस करते हैं कि लड़की नहीं है, पीछे मुड़ते हैं तो वाकई में लड़की नहीं होती है। डर लगता है, लेकिन अब सोच लिए कि अब तो इतना अंदर आ चुका हूँ, अब भाग नहीं सकता, अब तो जो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो मुझे करना ही है। रुक जाते हैं। मन में डर तो होता है कि आखिर लड़की कहाँ गई। तब सोचते हैं कि अरे वो तो तंत्र विद्या के जानकार है, जादूगरनी है, अपने आप को गायब भी कर सकती है, शायद गायब हो गई होगी, मेरे पीछे ही होगी। कुछ देर यहाँ इंतज़ार करते हैं, लेकिन अभी कहाँ पर मटका है
कुछ पता नहीं चलता है। अचानक गिद्धड़ों की तेज तेज रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। चमगादड़ों का झुंड उनके सर से ऊपर अब जैसे मंडराने लगता है। और उसी वक्त टिक 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 एक आवाज़ घड़ी की तरह चलने लगती है। जैसे लग रहा है कि कोई बड़ी सी घड़ी है और उसकी सुइयाँ तेज तेज चल रही है। ऐसे म्यूजिक की तरह लग रहा था। अब बिल्कुल अब उनको समझ में आ गया कि साहब ने बोला था ना कि वो मटका खुद ही संकेत देगा कि कहाँ पर मैं हूँ। जैसे जैसे आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, सतीश आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में एक डर भी था, एक जोश भी था। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आवाज़ सुनते जा रहे हैं कि अब किधर जाना है। वो आवाज़ थी ना, जैसे घड़ी की टिक 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 हो रही थी, वो आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ती और उधर ही चल देते। कई बार पीछे मुड़ के देखे, लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। या तो पीछे चली गई थी या आगे अपने आप को गायब कर रखी थी। आखिरकार जब आवाज़ ख़त्म हो जाती है, अब घड़ी की सुई की जैसे टिक टिक आवाज़ आ रही थी, और जब वो ख़त्म हो जाती है तब वहाँ रुक जाते हैं। आंखें फाड़ फाड़ करके अब देखने लगते हैं। आखिरकार कोई चमकता हुआ चीज़ उनको नज़र आता है। उसके नज़दीक पहुँचते हैं और तब देखते हैं कि अरे ये छोटा सा एक कलश है, जैसे मटके का रूप में है। वो देखते हैं चमकता हुआ है, दिखाई दे रहा है। और वो मंत्र को याद करते हैं और उस मंत्र को बोल करके तब उस मटके को यानी कलश को उठाते हैं। कलश जैसे हवा की तरह हल्का हो उनके हाथों में आ जाता है। और उसी वक्त जैसे कोई जोर से उनको धक्का मारता है और उनके हाथों से कलश छीन लेता है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अपना होशो हवास खो देते हैं। फिर उनको होश नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब उनको होश आता है ना, तब एक अपने आप को खंडहर में पाते हैं। अब उनकी हालत खराब है, गला सूखा हुआ है, जैसे उनको बहुत प्यास लग रही है, सर फटा जा रहा है। अपने आप को देखते हैं कि अरे ये सब क्या हो गया। सारी रात की घटना उनको याद आती है और वो एकदम डर जाते हैं। अरे वो लड़की कहाँ गई, वो कलश में जो उठाया था वो कहाँ गया। खौफ में भर जाते हैं। अब तो दिन के टाइम है, खंडहर में तो देख रहे हैं कि मैं खंडहर में हूँ, घास फूस उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई है, ना तो लड़की है ना लड़की की जात है। अब उठते हैं, हम वहाँ से भागते हैं, तेजी से निकलते हैं खंडहर से कि आखिर गई कहाँ, वो शक्ति को ले कहाँ गई, उस कलश को ले कहाँ गई। जहाँ जाते हैं, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। आखिरकार वो अब समझ जाते हैं कि मेरे साथ में ये क्या खेल हो गया। क्या क्या कोई लड़की के साथ में कोई कांड तो नहीं हो गया, शक्ति कोई अब गलत काम तो नहीं कर बैठी, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार लड़की मिलती तभी तो बात हो पाता। बेहद डर जाते हैं। समझ में नहीं आता कि मैं अब इस टाइम में करूं तो क्या करूं। जेब में एक फुटी रुपया नहीं उनके पास में कि मैं अब कोई साधन करके उस कोठी तक पहुंचूं, मैं कहीं और निकलूं, मामा के घर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। पैसे नहीं हैं उनके पास में, प्यासे हैं, कंठ सूख रहा है। अपनी हालत देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो बिल्कुल भूखे हों, शक्ति एकदम उनकी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा अपने आप को पाते हैं। किसी तरह से उठ के खड़े हो करके अब वो पैदल ही चलने लगते हैं। चलते चलते उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो कोठी थी। जब वहाँ जाते हैं, दिन के टाइम है, दिन के टाइम वहाँ जाते हैं, कोठी तो बंद मिलती है, कोई वहाँ पर है नहीं, ताला लटका हुआ है। तो आखिर साहब कहाँ गए, वो ड्राइवर कहाँ गया, उसमें रहने वाली लड़की कहाँ गई। पड़ोसियों से पूछते हैं कि भाई इस घर में साहब रहते थे। पड़ोसी अब पागलों की तरफ देखते हैं कि भाई तुम कौन हो। अब साहब का नाम बताते हैं कि साहब के मैं पास में आया था। अब पूरी बात तो बताते नहीं हैं। पड़ोसी कहते तुम पागल हो क्या, अरे यहाँ तो ये कोठी सालों से बंद है। इसका जो साहब है ना, इस घर के जो मालिक हैं, पूरे परिवार सहित विदेश में रहते हैं। अभी तो कई साल हो गया उनको, वापस नहीं आए। तुम किन की बात कर रहे हो। तब ऐसा लगता है सतीश को कि जैसे वो पागल हो गए। क्या ये सब दिमाग का खेल था, क्या उनके साथ में ऐसा कुछ खेल खेला गया है। एकदम पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं। आखिरकार अपने मामा के घर पहुंचते हैं। अब पूरी बात अपने मामा को बताते हैं। मामा उनकी बात सुनकर के कहते हैं कि तू देसी दारू पीता है ना, तेरे साथ में ये सब तो होना ही था, तू पागल हो चुका है। लेकिन सतीश जानते थे कि नहीं,
ये दारू का कोई झटका नहीं था, दारू का कोई कमाल नहीं था, ये तो मेरे साथ में हुआ है। आखिरकार ये कौन लोग थे, उनके साथ में ऐसा क्यों किए? अगर पैसा नहीं देना था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं देते, लेकिन मुझे उस खंडहर में क्यों छोड़ के चले गए? मुझे उस अकेले रात में उस लड़की ने शायद मेरे साथ में ये सब किया था। उस शक्ति को पाने के लिए मुझे ढकेला, मेरे सर पर चोट मारा और मेरे हाथों से कलश वो लूट के चली गई। अब अपने आप को बिल्कुल अब समझ लेती मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मैं करूँगा क्या? लेकिन जब वो नहाने जाते हैं ना, उनको लग रहा था कि कहीं मेरे सपनों का कोई हिस्सा तो नहीं है। एक तरह से पागल की तरफ हो चुके थे। जब वो नहाने के लिए जाते हैं मामा के बाथरूम में, तब उनके जेब में एक सोने की चेन का टुकड़ा मिलता है। जब वो सोने का चेन का टुकड़ा उनके जेब में मिलता है ना, तब उनको लगता है कि अरे ये तो उस लड़की का गले में था, मैं कई बार उसको देखा हूँ, ये तो टुकड़ा है। जब मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था कलश को, तब शायद उसके गले पर हाथ में लगा होगा, ये टुकड़ा मेरे जेब में गिर गया है। सतीश को लगा कि नहीं, ये मेरा कोई सपना नहीं था, ये भयानक सपना नहीं था जैसे मेरे मामा कह रहे हैं कि ये देसी दारू पीने की वजह से तुम्हारे दिमाग में पागलपन आ चुका है। ये नहीं था, ये सब मेरे साथ में हुआ था। जो मैंने देखा समझा सब कुछ मेरे साथ में खेल चला है। ये बाप बेटी ने मेरे साथ में धोखा किया है। आज ज़रूर वो कोई बड़े तांत्रिक है, या हो सकता है कि तांत्रिक को अब मर चुके हों, वो कोई भूत शक्ति बन चुके हों, वो शक्ति को सिर्फ पाना चाहते थे। पाने के लिए ये सब मेरे साथ में धोखा दिया है। मुझे ही चुना क्योंकि उस मटका को कोई और नहीं उठा सकता था, मैं ही उठा सकता था। और वो मंत्र भी झूठा था। जो लड़की ने बोला था कि ये मंत्र बोल करके मुझे मेरे हाथों में पकड़ा देना कि मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, वो मंत्र तो मैं बोला नहीं था। वो तो मंत्र मुझे अभी भी याद है, और वो ड्राइंग भी मुझे याद है जो साहब ने बना के दिया था। अब सतीश एकदम दुखी हो जाते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अरे साहब बता देते कि हाँ मैं तुम्हें इस बदले में कुछ नहीं दूंगा तो मैं मान भी जाता, लेकिन लड़की ने भी मेरे साथ में छल किया और साहब ने भी छल किया। तो आखिरकार ये लोग कौन थे? पड़ोसी बता रहे हैं कि 2 साल से ये लौटे नहीं हैं। तो क्या ये लोग विदेश में जाकर मर चुके हैं? सिर्फ इस खजाने के लिए, इस शक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए थे। मेरे साथ में अब ये खेल खेला गया, मुझे अब चुना गया, क्योंकि ये आम लोग उस शक्ति को छू नहीं सकते थे। मेरे शरीर में ऐसा विशेष कोई शक्ति थी जिसके वजह से मैं इनका शिकार बना। सतीश अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वो सोने का जो चैन का टुकड़ा है अब अपने पास रख लेते हैं कि नहीं, यही मैं अब अपने पास रखूँगा अपने अब इस ध्यान के लिए कि ना ये कोई सपना नहीं था, कोई बुरा सपना नहीं था, ये सब कुछ हकीकत था। मेरा भी कभी अब टाइम बदलेगा। जब मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति है तो मैं भी अब तांत्रिकों से मिलूँगा और कुछ ऐसा कुछ करूँगा कि मैं कोई बड़ा आदमी, बड़ा इंसान बन सकूँ। जब इस घटना को सतीश समझने की कोशिश करते हैं ना, तब लगता है कि बाप बेटी मिलकर के मुझे अब एक तरह से ठग लिया है। मुझे अगर उनको पैसा नहीं देना था, धन दौलत नहीं देना था, उस लड़की को मेरे साथ शादी नहीं करना था, तो पहले ही बता देती। मुझे क्यों छला गया? मैं तो छला गया हूँ ना। लेकिन अब करें तो क्या करें? ना तो बाप, ना बेटी, ना वो ड्राइवर, कोई भी नहीं अब सतीश को दिखाई दे रहा है। ऐसे ही भटकते रहते हैं, लेकिन बस उनके पास में अब क्या चीज़ बचा हुआ है? बस वो सोने का टुकड़ा, चेन का जो कड़ी थी टूटा हुआ, बस उनके जेब में वही मिला था, जो उस वक्त में शायद छीना झपटी के वक्त जेब में अब आ गिरा था। बस इसके अलावा उस लड़की के बारे में अब कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। अब करते क्या? मामा के घर पहुंचते हैं। मामा कहता है कि तू इतने दिन था कहाँ पर? पैसा लाया है? कैसे खाना खाएगा? तब सतीश अपना रोने शुरू कर देते हैं कि मामा मेरे साथ में ऐसा ऐसा कहानी बनी। मामा जो है ना विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि सतीश तू देसी दारू पी पी करके तेरा दिमाग अब बिगड़ चुका है, तुझे अब पागलपन का दौरा आ रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इस विज्ञान के युग में तू ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये सब तेरा दारू का असर है।
अभी भी तेरे पास में मौका है, अरे तू उस दारू को छोड़, कुछ इंसान बनने की कोशिश कर। मामा बहुत समझाते हैं। अब मामा का ये रूप बदला हुआ देख करके सतीश खुद हैरान है कि मामा अब ऐसा प्यार से कभी नहीं समझाते थे जैसा आज हो रहा है। तो क्या मतलब है इसका? आखिरकार उस घर में रहने लगते हैं। अब मामा कहते हैं कि छोड़ सब नौकरी, तो वो ठेकेदार की नौकरी छोड़, मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा काम देख रहा हूँ। अब इसके बाद मामा अब एक अच्छा सा नौकरी दिलवाते हैं, नौकरी करते हैं। अब फिर उनका भाग्य बदलने लगता है। अब तब उनको समझ में आता है कि ऐसा आज तक मामा ने मेरे साथ नहीं किया, कोई ना कोई असर तो हुआ है। तो असर क्या हो सकता है? और तब उनको ध्यान आता है कि अरे वो सोने का जो टुकड़ा था मेरे जेब में था, मैं संभाल को जो रखा हूँ, उस लड़की का आखिरी निशानी समझ करके, कहीं यही सब तो ये मामा के साथ नहीं करा रहा। यकीन करना चाहते हैं लेकिन यकीन नहीं होता है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं उनके साथ में होने लगती है ना, आखिरकार अब इतना धन दौलत उनके पास में आने लगता है। अब तरक्की पर तरक्की होने लगती है, काम उनका बढ़ने लगता है। नौकरी छोड़ करके मामा उनके साथ में बिजनेस करने लगते हैं कि बेटा ये काम कर ले, नौकरी छोड़। तो आखिर ये सब कैसे हो रहा है? अब एक तरह से सतीश का परिवार भी बच चुका था। मामा ने शादी वादी कराया और अपने बेटे की तरह रखने लगे। और सतीश भी अब मामा को उसी रूप में देखते थे, अपने पिता तुल्य थे वो, तो पिता की तरह समझते थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बात बात में मामा उनको डांट पिलाते थे, घर से भगाने का धमकी देते थे कि पैसा कमा के लाएगा और तभी इस घर में रहेगा। तो ये बदलाव कैसे हुआ? आखिरकार सतीश को समझ में आता है ये सब सोने के टुकड़े की वजह से हो रहा है, जो लड़की से उस टाइम छीना झपटी में मेरे जेब में आ गिरा था। और वो सोने के टुकड़े आज भी सतीश संभाल के रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये सोने का टुकड़ा मेरे लिए वो ₹1,00,000 से कम नहीं था, जो उस वक्त अब वो साहब देने के लिए तैयार थे। और लड़की का जो लगाव था उनके मन के प्रति, आज भी उनको वो लड़की याद आती है। इतनी सुंदर लड़की उनके जीवन में कभी नहीं आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सतीश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अब शेयर कीजिए। और फिर कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।